नमस्कार मित्रों, मैं कौशल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, मैं कौशल मिश्रा आपके समक्ष इतिहास की एक जबरदस्त श्रृंखला लेकर के आया हूं। ये आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरा मटेरियल आपको इतिहास का मिलने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास को जानने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: डेट, इवेंट्स और कंसेप्ट। तो इसका क्या है, देखिए, टाइम, इवेंट्स, कंसेप्ट हम जानेंगे। और एक बात किसी ने बहुत ही अच्छी कही है कि संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा होती है। तो संक्षिप्त जितना आप करेंगे उतने ही आप बुद्धिमान हैं। एक मेरा भी प्रयास इसमें रहा है, हमने भी कुछ चीजें संक्षिप्त करी हैं और आप देखेंगे, यकीन मानिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं इतिहास को। देखिए, भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास को हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, हम इसकी टाइमलाइन बनाए हुए हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, फ्लो चार्ट से समझेंगे हम। तो देखिए, पहले क्या है इसमें, पाषाण काल। बात करेंगे हम पाषाण काल की। तो स्टोन एज कहते हैं इसे इंग्लिश में, स्टोन एज। इसे क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। अब देखिए, इसका अगर कालक्रम देखा जाए तो बहुत विद्वानों का मतभेद है। 5000 BC से और 2500 BC तक ये माना जाता है पाषाण काल, यानी स्टोन के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। ये पहली सिविलाइजेशन है। तो इसकी हम बात करें तो ये 2500 BC से 1500 BC तक माना जाता है ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। इसके बाद वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये 1500 BC से 600 BC तक। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं महाजनपद, जो कि अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, पाषाण काल में क्या हुआ, पाषाण काल में क्या होता है ये आपको जानना है। ठीक है, पाषाण काल क्या होता है। तो देखिए, इसमें स्टोन का मामला रहा। जैसे पहले पूछा जाता है कि पहला पशु कौन सा है, ठीक है, पहला धातु कौन सा है, ये आपसे पूछा जाता है। इसमें ताम्र पहला जो है, आपको पता है तांबा जो है पहला था। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आग की खोज किसमें हुई, पुरा पाषाण काल में, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, ये हम केवल समझ रहे हैं। यहाँ कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं, गेहूं। ठीक है, यहाँ औजार भी मिला, कुल्हाड़ी, आपको पता। पहला पशु भी आपको मिला, पालतू श्वान मतलब कुत्ता, ये आपको सब मिले। यहाँ पर चावल के भी साक्ष्य मिले, यहाँ पर कोल्डी हवा में। तो ये पाषाण काल की बात हो गई। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, तो 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक। इसका मतलब है कि जैसे हम यहाँ पर 0 पे हैं और 0 से अब तक और फिर पीछे की बात। ठीक है, यहीं से BC, इससे पहले हम BC कहते हैं, अब इसके बाद हम AD कहते हैं। इसको हम कहते हैं ईसा पूर्व, इसको कहते हैं ईसा पूर्व, इसको कहते हैं ईसवी। ध्यान रखना। अब जैसे हमारे यहाँ पाषाण काल 5000 BC यानी ईसा मसीह के जन्म से 5000 वर्ष पहले की कहानी। और फिर यहाँ हम 0 पे आ गए, 1 2 3 4 यहाँ से ईस्वी शुरू हो गई। और आपको पता है इस समय क्या चल रहा है, 2024। ये पूरा इतिहास है। इसको हम घटना पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे और फिर हम 1 बाय 1 टॉपिक कवर भी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसमें अगर हम बात करें तो मात्र सत्ता थी। इसमें क्या थी, मात्र सत्ता थी इसमें, मात्र सत्ता थी इसमें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से कहाँ विस्तार है। इंडिया में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर विस्तार है, तो आपको मालूम उत्तर पश्चिम में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, मात्र सत्ता है इसमें, नगरीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता है। ये कैसी सभ्यता है,
ग्रामीण सभ्यता है, इसमें पित्त सत्ता है, इसमें पित्त सत्ता है। वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक में आता है, जिसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक, इसे कहते हैं हम प्राक ऐतिहासिक। तीन प्रकार से इतिहास को बांटा भी गया है, विद्वानों ने बांटा है। इसे हम प्राक ऐतिहासिक कहते हैं, इसे हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, और इसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। यानी यहीं से इतिहास शुरू हुआ है, क्योंकि ये तो खोजे हुए स्थल है। हमें जब खोज हुई तो हमें पता लगा कि हाँ इतनी इतनी पुरानी चीजें हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये पित्त सत्ता थी। अब वेद में आप पढ़ेंगे कि वेद कितने होते हैं, वेदांग वेद होते हैं 4, वेदांग होते हैं 6, ठीक है। उपनिषद 108, पुराण 18, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन आपको एक टाइमलाइन एकदम पता लग जाए, ये मेरा उद्देश्य था, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद की। तो महाजनपद आपको मालूम है, पहले जनपद फिर महाजनपद। देखिए यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं जनपद, यहाँ पर तो कबीले थे, अब अलग अलग प्लेस पर रहते थे, कोई स्थान क्लियर था नहीं, ये तो यायावर की स्थिति में थे। फिर ये इनका स्थान हुआ, ठीक है, यहाँ जनों का स्थान हुआ, कबीलाई हुआ, यहाँ पर जनपद तक पहुंच गए थे। क्योंकि ऋग्वेदिक 2 भागों में बांटा गया, वैदिक काल ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक में क्या हुआ कि इसमें जन तक पहुंच गए थे, और उत्तर वैदिक काल में जनपद हो गए थे। उसके बाद उनसे बड़े जो एरिया वाले क्षेत्र हुए उन्हें महाजनपद कहते हैं। और भारत में ऐसे महाजनपद 16 हुए, 16 महाजनपद हुए। कितने महाजनपद हुए? 16। और ये कार्यक्रम रहा है आपको पता 600 BC से 300 BC तक का ये कार्यक्रम रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1500 से 600, 600 से 300, बिल्कुल एकदम से लाइनें आपको डेट आपको याद होती चली जाएंगे जब आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे हम बात करते हैं कि आगे का महाजनपद 16 हुए। इन 16 महाजनपदों में आपको पता है सबसे बड़ा महाजनपद हुआ मगध, सबसे बड़ा महाजनपद हुआ मगध। और फिर मगध में कौन कौन से वंश आए आपको पता है? हर्यक, ठीक है, शिशुनाग, नंद, ये सब वंश यहाँ पर हुए। हर्यक वंश से शुरुआत हुई बिंबिसार से। फिर नंद का अंतिम शासक था घृणानंद, जिसकी हत्या करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। महाजनपद में आपको मालूम इसी समय हमारे यहाँ धार्मिक आंदोलन भी हो रहे थे, जैसे जैन धर्म आए और बौद्ध धर्म आए यहाँ पर, ठीक है। ये भी आप हमें स्वामी को पढ़ेंगे, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में थे। और बौद्ध गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ेंगे आप। इन महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है? तो आपको पता भगवती सूत्र से मिली है इसकी जानकारी, अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिली है इसकी। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना के इनके गुरु आपको मालूम है कौन थे? इनके गुरु कौन थे आपको मालूम है? चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। मौर्य साम्राज्य की जानकारी किससे मिली है हमें पता है आपको? मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, उसमें जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में है, ठीक है। तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने जाना। इसमें एक में महान आगे सम्राट हुए अशोक, इनका टाइटल भी है अशोक महान, ठीक है, अशोक महान। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 में आए, इसके बाद बिंदुसार जी आए, फिर इसका अशोक आए। अब अशोक के बारे में अगर हम बात करें तो ये 269 में ये बने थे सम्राट, ठीक है। तो अशोक ने भारत का जो विस्तार है बहुत बढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये अशोक हो गए, यहाँ पर अशोक लिखा हुआ है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं आगे। तो ये है अशोक होने पड़ने के बाद इसका मौर्योत्तर काल। देखिए जब भी किसी डायनेस्टी का उत्थान होता तो उसका पतन भी होता है। अब उसके बाद मौर्योत्तर काल यानी इसका पतन हो गया, उसके बाद इसका क्या हो गया? पतन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की, यानी मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल में आपको पता है बहुत सारे वंश हुए, बहुत सारे सम्राट हुए मौर्योत्तर काल में। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हुए। यहाँ पर आपको पता है शुंग वंश, कण्व वंश, ये यहीं पर के वंश है। ये ब्राह्मण साम्राज्य वाले लोग हैं। चेदी वंश, ये यहाँ पर के वंश हुए। और सातवाहन,
ये यहाँ पर के क्या हुए, वंश हुए हैं, शुंग, कर्ण, चेदी, सातवाहन, ठीक है। ये यहाँ पर का काल रहा। उसके बाद अगर हम बात करें गुप्त काल की, किसकी बात करते हैं, गुप्त काल। अब गुप्त काल में आपने बहुत बड़ा एक नाम पढ़ा होगा, समुद्रगुप्त का। यहाँ पर समुद्रगुप्त मेन है। वैसे अगर यहाँ पर बात करें उनसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय भी हुए हैं, और संस्थापक की बात करें इसके तो आपको मालूम है श्रीगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो समुद्रगुप्त को आपको पता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विक्रमांक कहा जाता है, इन्हें उपाधियां मिली थी, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय नवरत्न थे, लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, नवरत्न एक अशोक होंगे, इनके यहाँ नवरत्न थे। यहाँ बराहमिहिर आपको मिलेंगे, बरूची मिलेंगे आपको, ठीक, कालिदास मिलेंगे, ये सब आपको महान महान विद्वान गण मिलेंगे। संस्कृत भाषा थी यहाँ पर, आपको ये ध्यान रखना है, अभी तक संस्कृत भाषा ही चल रही है। हालांकि बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली है, जैन धर्म की भाषा है वो प्राकृत है, ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। और फिलहाल हम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक टाइमलाइन बना रहे हैं हम आपके लिए। गुप्त काल, समुद्रगुप्त के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से। फिर हमने कहा था जब किसी भी डायनेस्टी का उत्थान होता है तो उसका पतन भी होता है। इसके बाद आ जाएगा गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल, गुप्तोत्तर काल, यानी उत्तर गुप्त काल भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक महान सम्राट पढ़ेंगे, कौन सा, हर्षवर्धन। इसमें महान सम्राट है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन महान सम्राट हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं ये। और इनकी अगर हम बात करें तो 606 AD, यानी यहाँ पर AD शुरू हो गई है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो ब्राह्मण काल जो चले थे, यहाँ से ईस्वी शुरू हो गई, यानी AD शुरू हो गई, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आपको पता है हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, हेनसांग आया था। कौन आया था, हेनसांग आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भारत में। और इसने बहुत पुस्तक भी लिखी थी, आपको पता है, हरिश्चरित, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुप्तोत्तर काल, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और इसके बाद फिर आप देखेंगे, फिर हम बात करते हैं हर्षवर्धन के बाद। अब यहाँ पर क्या होता है, हर्षवर्धन के बाद क्या होता है, कहाँ चले गए हर्षवर्धन, हाँ ये रहे हमारे हर्षवर्धन। तो अब देखिए ये काल रहा है राजपूत काल, यहाँ से यहाँ तक का काल जो है वो राजपूत काल है। कौन सा काल है, राजपूत काल भारत में। यहीं पर काल हुआ संगम काल। कौन सा काल शुरू हो गया, संगम काल शुरू हो गया। यहाँ पर दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था, राजपूत काल चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार आपने सुना होगा, परमार। अब लेकिन इधर हुआ क्या, इनके समय में ही 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण भारत पे हुआ, जो था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में पहला इसने भारत में अरब आक्रमण किया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य था लूटपाट करना, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ पर लूटने आए, यहाँ पर उन्होंने लूटा। फिर एक और आए 1001 से 1027 तक इन्होंने 17 आक्रमण किए। हमने अब आप समझ गए कौन है, तो ये कौन है, महमूद गजनवी जी हैं। कौन है, महमूद गजनवी जी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर 17 बार आक्रमण किया। 1025 का आक्रमण बहुत ही फेमस है, आपको पता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य लूटपाट था और धर्म का प्रचार भी करना था। फिर आगे आते हैं 1192 में एक घटना घटित होती है, क्योंकि इससे पहले आ चुके हैं कौन, मोहम्मद गौरी भाई साहब। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है 1191 में। हालांकि मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन 1192 में विजय हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है। जब हार जाते हैं तो मोहम्मद गौरी अब एक युद्ध और लड़ता है 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद से। और फिर इसके 3 आपको मालूम है गुलाम बहुत फेमस हैं। इसमें एक नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका नाम आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जानेंगे इसमें, ठीक है।
फिर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और भी गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, उसी ने फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। अब दिल्ली सल्तनत क्या है, क्योंकि केंद्र में राजधानी बन गई दिल्ली, और इनको पद दिया था सुल्तान, इसीलिए सुल्तान नाम होने के कारण इसे सल्तनत कहते हैं। और केंद्र की राजधानी जो बनाई वो दिल्ली, इसलिए दिल्ली सल्तनत काल। और दिल्ली सल्तनत का कार्यक्रम आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का काल जो है 1206 से लेकर के 1526 तक का कार्यक्रम। अब इसमें आपको पता 5 डायनेस्टी काम करती हैं। इसमें 5 डायनेस्टी, 5 वंश जो है वो काम करते हैं। पता होना चाहिए कौन कौन से। तो आप कहोगे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, उसके बाद आपको पता है गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। फिर कौन सा वंश है आपको पता होना चाहिए, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, और अंत में लोधी। ठीक है, अब लोधी वंश का अंतिम था इब्राहिम लोधी। तो ये 5 वंश है, प्रशासनिक अवस्था, राजनीतिक, इनका आर्थिक, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आपको टाइमलाइन बन जाए और आपको कंसेप्ट बन जाए, डेट भी आपको याद हो जाए। 1226 का मामला है, 300 वर्ष, कम से कम 300 से अधिक वर्षों से इन्होंने शासन किया। फिर इसके बाद मुगल काल में जाएंगे, क्योंकि लोधी को हराने वाला था बाबर। तो बाबर एक मुगल था, तो उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। और मुगल काल की पूरी बात करी जाए तो 1526 से लेकर के 1707 तक उत्थान रहा है, मुगल काल का उत्थान रहा है। और उसके बाद इनका पतन हो गया। हमने बताया हर वंश का उत्थान होता है तो एक बार पतन होता है। तो यहाँ पर हम बाबर पढ़ेंगे, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद पढ़ेंगे अकबर के बाद जहांगीर के बाद हम पढ़ेंगे शाहजहां। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। अब यहीं से आधुनिक काल बहुत तरीके से बटा हुआ है। एक तो आधुनिक काल की बात करें तो यूरोपीय शक्तियों का आक्रमण, यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों का आक्रमण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोप से शक्तियां यहाँ पर आई, पुर्तगाली, स्पेन, रूस, ये सब। रूस हालांकि एशिया में भी है, और ब्रिटेन, लंदन, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये सब यहाँ पर आते हैं और इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब अंग्रेज यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं तो यहाँ पर हम अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयास करते हैं। उनका जुर्म जो भी होता है वो सब हम घटनाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर हम भारत की आज़ादी तक पहुँचेंगे, 1947 तक हम आज़ादी कैसे लेते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज अब इनके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, आधुनिक काल, क्या क्या इफेक्ट रहा है। ठीक है, तो हमारा ये क्लास समाप्त होता है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर आप कमेंट करके बताएं, और ऐसी शानदार सीरीजें आपको मिलती रहेंगी हर विषय की, चाहे हिस्ट्री, जियोग्राफी, राजनीतिक व्यवस्था। हमारे शिवम सर इसमें लेकर के आएंगे आपके बीच, उनकी ये सीरीज रहेगी। यूपी स्पेशल, ठीक है, मैथ, यानी सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। और आपको बताना है ये हमारा प्रयास कैसा रहा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके आप शेयर करें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।